इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं मानता हूँ। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंडिडेट है मियां अल्ताफ, उनकी एक अपनी लेगेसी है, बहुत बड़ा उस परिवार का प्रभाव है वहां पर, खास करके गुज्जर समुदाय का। और गुज्जर समुदाय एन ब्लॉक में वो उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स को पीछे करते हुए, लेकिन बीजेपी ने जिन पार्टियों को वैली में घाटी में रंधावा जी, बीजेपी ने जिन पार्टियों को सपोर्ट किया वो भी तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं आज। जी जी जी, मैं मानता हूं बारामूला वाली सीट पे सजाद लोन साहब ने वोट तो अच्छा लिया है, लेकिन डेफिनेटली उसको जीत में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। अपनी पार्टी का हमें उम्मीद थी कि श्रीनगर और रजौरी वाली सीट पे वो लोग अच्छा करेंगे, पर कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, रजौरी वाली सीट जो है वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं पड़ा है, वो मियां अल्ताफ साहब को वोट है, उस फैमिली को वोट है, उस लेगेसी को वोट है, उस कम्युनिटी को वोट है। टोटली वन वे वोट। एक कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी जो बहुत बड़ी तादाद में उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, तो वो उस तरीके से पड़ा है। अलबत्ता ठीक है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो पुराने लीडर हैं, 5 टाइम्स पहले एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो पार्टी के अकाउंट में ही होगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें आई हैं। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी विशाल भी न्यूज रूम से जुड़े हुए। विशाल, क्या कुछ बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कश्मीर से जो खबर है, मुझे लगता है उस पर हम लोग चर्चा पहले से करते रहे हुरैरा। सबसे अहम खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला जो साबिक वज़ीर आला हैं, महबूबा मुफ्ती जो साबिक वज़ीर आला हैं, दोनों ने अपनी हार जो है पोस्ट करके ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया और अपनी हार को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ये एक खबर है अपने आप में, और ये खबर और ये मंजूर कर लेना, अपनी हार को मान लेना, स्वीकार कर लेना, ये बहुत कुछ दिखाता है। मैं इससे जुड़ा एक सवाल ज़रा वरिंदर सिंह सोनू जी से करना चाहूँगा। वरिंदर जी, आपको अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो, विशाल बोल रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या इस नतीजे ने, महबूबा मुफ्ती भी हार जाती हैं, उमर अब्दुल्ला भी हार जाते हैं, क्या कोई सबक मिला है आपको? लोकतंत्र में हार जीत जो होती है वो एक सिक्के का पहलू होती है। जो चुनाव लड़ने जाते हैं, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। पॉलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन लड़ना, लोगों के बीच जाना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इस परफॉर्मेंस से भी खुश हैं। आप पूछेंगे वो क्यों? हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह तरीके से हमारी पार्टी को बुलडोज करने का काम किया गया, सारी एजेंसी हमारे खिलाफ, हर एक तरीके का तंत्र अपने खिलाफ, लेकिन आज भी मुकाबला पीडीपी के साथ है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं। और दूसरी बात आपने जो कही सबक की, मैं एक बात तो पहले से कहता हूं, कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े। तो हो सकता है यह कश्मीर के लोगों का फैसला हो। और मैं ये कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस किया था। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, हैं भी, आज भी हैं, लेकिन सबसे पहले जब उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किया, हमें चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूं, हो सकता है कि जिस तरीके से लोग वोट करने के लिए बाहर निकले, तो शायद लोगों का यह फैसला था, लोग ये चाहते थे अब इकट्ठे मिलकर लड़े। तो ये मैं समझता हूं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी है कि जिस पार्टियों को पहले बीजेपी ने बनाया, सरकार की मशीनरी लगी, पूरा जोर लगा, पैसा पानी की तरह बहाया, आज उनकी जमानतें जब्त हैं। आज उनकी जमानत कश्मीर के लोगों ने जब्त कर दी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उन पार्टी के लीडरों को भी समझना चाहिए कि उनको तो कोई पसंद नहीं कर रहा। पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ कुछ पार्टियां इकट्ठी मिलकर थी, एक तरफ सरकार की मशीनरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी का प्रदर्शन जो है वो संतोषजनक है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा हमारी पार्टी को डैमेज किया गया, हमारे लीडरों को पार्टी से निकाला गया और पार्टी को बुलडोज किया गया। हम पर पाबंदियां लगाएंगे। पोलिंग वाले दिन आपने देखा होगा कि हमारे 400 के लगभग पोलिंग एजेंट और स्पॉटर अरेस्ट कर लिए गए। तो उसके बावजूद अगर मुकाबला पीडीपी से हो रहा है, तो समझिए पीडीपी तो एक फोर्स है। पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है। बाकी ठीक है, इलेक्शन में होता है, कुछ कोई जीतता है, कोई हारता है। जो जीते हैं उनको बधाई, बाकी जनता का फैसला सिर माथे पर है। हम भी बैठकर जब रिजल्ट पूरा आ जाता है, पूरी टैली आ जाती है, बैठकर इस पर बात करेंगे कि क्या जनता हमसे और ज्यादा चाहती थी, या कहां हमसे कमी रहेगी, या कैसा कुछ जो भी है। लेकिन एक बात तो यह है कि जो सरकारी स्पॉन्सर पार्टी थी, आज उनकी जमानत जब्त है। तो यह मैं समझता हूं कि कश्मीर के लोगों का एक अच्छा फैसला है। सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो आपस में रसाकशी की, क्या इसने लोगों को, वहां के जो वोटर्स उनको कंफ्यूज किया? क्या उनके वोटर्स को लगा कि ये शायद सही नहीं है? आप इंडिया में हैं भी, आप नहीं भी हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ जो है खींचातानी भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, और फिर आप जो है कभी पटना में तो कभी मुंबई में एक साथ बैठक में शामिल भी हो रहे हैं। ये मेरे से सवाल है? जी जी वरिंदर जी, जी जी, जरा सवाल रिपीट कर देंगे।
वरिंदर जी, सवाल विशाल ने यही किया है कि जो खींचातानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में इंडिया अलायंस में रही, क्या इसकी वजह से जो वोटर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, वो कंफ्यूज हो गए? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इंडिया अलायंस एक सोच के साथ। देखिए, आज आप देखिए कि आज भारतवर्ष के पूरे लोगों ने इंडिया अलायंस को स्वीकार किया है, उनकी सोच को समझा है। जो लोग कहते थे हम 400 पार जाएंगे, आज मुश्किल से बहुमत के पास भी नहीं वो जा पा रहे, अभी फाइनल टैली आनी है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम एक सोच के साथ थे, हम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सोच के साथ थे। जहां तक कश्मीर की बात है, हमने जम्मू में इकट्ठे मिलकर हमने कांग्रेस के कैंडिडेटों की मदद की, चली जनता का फैसला माना। कश्मीर में लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहले कवायद शुरू की थी और फारूक अब्दुल्ला साहब को महबूबा जी ने घर का बड़ा बनाया था कि आप फैसला कीजिए। लेकिन जब उन्होंने फैसला हमसे बिना बात किए ही कर दिया, कैंडिडेट जब अनाउंस कर दिया, तो पीडीपी के पास क्या ऑप्शन रह जाता था? मैं पहले भी बहुत दफा कह जाता हूं कि जब आपकर कोई जंग थोपी जाए तो फिर सामने वाले का लश्कर नहीं देखा जाता। लेकिन हमने अपने जो हमारे पास वसीले थे, ना तो हमारे पास कोई इतने बड़े वसीले थे, उसके बावजूद जब हमने चुनाव लड़ा और बहुत सारी सीटों पर हमने लीड की है और वोट परसेंटेज हमारा जो बड़ा है, तो बाकी जो जीत हार तो लगी है। ये 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें हार गई थी, फारूक अब्दुल्ला साहब खुद अपनी सीट हार गए थे। 2002 में उमर अब्दुल्ला साहब एमएलए चुनाव हार गए थे, हमारी पार्टी के वर्कर से इलेक्शन हार गए थे। तो ये चीजें चलती आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टियां खत्म हो जाती। हाँ, एक बात जरूर है, कश्मीर के लोग चाहते थे हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े, तो शायद कश्मीर के लोगों की जो इच्छा थी उस पर पूरा नहीं उतर पाए। तो इसके ऊपर आगे बात होगी, इसके ऊपर बात का हिस्सा है। पहले सबसे पहले फाइनल जो रिजल्ट की टैली है वो सामने आएगा। चलिए, अभी भी वरिंदर जी इंतजार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं तेजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। तेजेंद्र जी, अब क्या लग रहा है कि अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो एक तरह से खत्म हो चुकी है? महबूबा मुफ्ती जी भी अपनी सीट हार चुकी हैं, जो सिपह सालार हैं, हम ये कह सकते हैं, एक तरफ उमर अब्दुल्ला, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, जो अपनी पार्टियों के सिपह सालार हैं, उन्होंने एक तरह से हार मान ली है। देखिए, पॉलिटिक्स में हार जीत तो होती रहती है। जैसे अभी वीरेंद्र सिंह सोनू बता रहे थे कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज करेंगी, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एक चीज़ समझनी होगी कि इनका जो मेन पोल प्लैंक था नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी और पीडीपी का भी, वो था 370 के विरुद्ध। क्योंकि इन लोगों का ये था कि 370 हटा दिया गया, हमारे साथ गलत हुआ, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे। देखिए, मेरे को मौका मिला महबूबा मुफ्ती का से बात करने का, मेरे को मौका मिला उमर अब्दुल्ला से बात करने का, और दोनों का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ 5 अगस्त 2019 को वो गलत हुआ, और अगर जम्मू कश्मीर की आवाम उन्हें मौका देती है पार्लियामेंट में जाने का, ये पार्लियामेंट में जाके ये आवाज़ रखेंगे कि 370 को जो हटाया गया गलत हटाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों कश्मीर में आज अपनी सीट हार जाते हैं, तो क्या कश्मीर में अब 370 कोई मुद्दा नहीं है? महबूबा मुफ्ती भी अपनी सीट हार चुकी हैं, उमर अब्दुल्ला भी अपनी सीट हार चुके हैं, तो क्या कश्मीर के लोगों ने 370 वाला जो इमोशनल इशू, जिसे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस इमोशनल इशू के तौर पे यूज़ करती थी, उसे रिजेक्ट कर दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी ने अपना जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं टेस्टिंग दी वाटर्स, वो नहीं किया। बीजेपी ने तीनों सीटों पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। हालांकि बीजेपी के लीडर ये ऑन रिकॉर्ड नहीं मानेंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये मानते हैं कि उनके अपने कैडर में काफ़ी रिजेंटमेंट है, क्योंकि पूरे आपने 8-10 साल काम किया ग्राउंड पे। देखिए, बीजेपी का पहले कोई फुटहोल्ड नहीं था कश्मीर में, लेकिन आज बीजेपी के 5 लाख से ऊपर मेंबर हैं कश्मीर में। तो उन लोगों का ये कहना है कि क्या आपको हमारे पे इतना भरोसा नहीं था, आप हमें एक कैंडिडेट नहीं दे सके? कई लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर, रजौरी, पुंछ में, जिन्हें मौका दिया जा सकता था, पार्टी यूज़ कर सकती थी एज अ फेस ऑफ बीजेपी, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन अब जो मेन कॉन्टेस्ट था, मेन कॉन्टेस्ट कश्मीर में जो रिस्ट्रिक्टेड था, वो रिवायती कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। लेकिन इसमें जो एक जिसे आप कहते हैं डार्क हॉर्स, वो उभर के आया इंजीनियर रशीद। अब इंजीनियर रशीद बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं। उनके जो उनको अपोज कर रहे थे, जो उनके अगेंस्ट खड़े थे, उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, वो दोनों अब हार चुके हैं ये सीट।
तो अब ऑफिशियली कुछ ही देर में इंजीनियर रशीद को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और काफ़ी देखिए ये कोई 10-12 हज़ार की मार्जिन से नहीं जीते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में जीते हैं। और अब एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कि अभी जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म है कश्मीर में, जो हुर्रियत या सेपरेटिस्ट की आइडियोलॉजी है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो बीजेपी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अलार्म बेल्स आर रिंगिंग। तो उन्हें जो राइटिंग ऑन दी वॉल है इसको पढ़ना पड़ेगा और इस पे उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या पिछले 4-5 सालों में जो काम किया जा रहा था क्या वो कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंचा, जो डेवलपमेंट के एजेंडे की बात की जा रही थी क्या वो कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंचा। तो कहां पर वो चूक हुई कि इंजीनियर रशीद जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं उन्हें जीत हासिल हुई। जी